नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कुलदीप कुमार के सर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक नए बिंदु के साथ और एक नई कड़ी के साथ। तो साथियों, सबसे पहले तो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि बहुत जल्दी जो है ये सहायक आचार्य की जो भर्ती है वो आ गई है। और जो कहीं न कहीं निराशा हाथ लगी हुई थी, कुछ विद्यार्थी जो थे जिनको निराशा थी, जिनका पेपर जो पिछला पेपर था वो अच्छा नहीं हुआ था, तो वो कहीं न कहीं निराश थे कि न जाने कब तक भर्ती आएगी, क्योंकि सहायक आचार्य की जो भर्ती है वो इतनी आसानी से नहीं आती है, काफ़ी लंबा समय बीत जाता है। लेकिन अभी तक उस गम से उबरे भी नहीं थे कि उससे पहले खुशी मिल गई है। तो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक बार फिर पूरे मन से अपनी किताबों को उठा लीजिए और जुट जाइए तैयारी के लिए। मतलब शिक्षक के रूप में सबसे बड़ा पद, इससे बड़ा पद कोई नहीं होता। तो सबसे बड़े पद के लिए तैयार हो जाइए, आपका इंतजार कर रहा है सबसे बड़ा पद। आज मैं जो है आप सभी को हिंदी से संबंधित, वैसे सामान्य अध्ययन का भी रहेगा, उसके साथ साथ हिंदी से संबंधित जो पाठ्यक्रम है उसका विश्लेषण करने वाला हूं। विश्लेषण में हम क्या करेंगे, विश्लेषण में मैं जैसे प्रथम प्रश्न पत्र है उसमें जो अलग अलग इकाई, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, उसमें बहुत सी रचनाएं लगी हुई हैं। तो गद्य है, काव्य है, प्राचीन काव्य है, आधुनिक काव्य है, ठीक है ना, भाषा है, काव्य शास्त्र है, व्याकरण है। तो ये सारे बिंदु जो है हम कहाँ से करें कि जिससे हमारा जो लेवल है वो कवर हो सके। लेवल से तात्पर्य है कि यहाँ सहायक आचार्य के अंदर आगे व्याख्याता तक एक अलग प्रकार की स्टडी चलती है, वहाँ धुआंधार और हार्डवर्क जो चलता है भयंकर रूप से। लेकिन यहाँ क्या स्मार्ट स्टडी चलती है, यहाँ देखना पड़ता है, क्योंकि हार्डवर्क तो करना ही पड़ेगा, हार्डवर्क का तो कोई अंत है ही नहीं, ठीक है ना। क्योंकि जहाँ अभी व्याख्याता के अंदर शायद 250 पद हैं, 250 पद को भी ये माना जा रहा है कि इससे कम कभी पद आए नहीं, बहुत कम पद माना जा रहा है। और वहाँ यहाँ ये कंडीशन है कि 58 पद है, ठीक है ना। तो कितना अंतर आ गया है, ठीक है। लेकिन तो उस 58 पद में अगर आपको चयन कराना है तो हार्डवर्क के साथ साथ एक स्मार्ट स्टडी चाहिए होती है। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि आपने किस प्रकार स्टडी करनी है और कौन सा टॉपिक जो है किस पुस्तक से किस प्रकार आप वो प्राप्त कर सकते हैं। जो पुराने हैं उनका तो कोई है नहीं, वो तो चाहे तो क्योंकि लंबे समय से तैयारी करते हैं तो अनुभव के साथ अपने आप नॉलेज हो जाता है, कोई समस्या नहीं है। लेकिन नए विद्यार्थी, नए से तात्पर्य जिन्होंने एक आध भर्ती दी है, एक आधी भर्ती के अंदर वो नॉलेज नहीं मिल पाता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम ये सोच बैठते हैं कि हमें सब नॉलेज है, लेकिन हमें होता नहीं है। तो इसके लिए अनुभव चाहिए होता है, एक लंबा अनुभव, उसके आधार पर जो है हम वो देख सकते हैं कि क्या कितना पढ़ना चाहिए। तो मैं आज उन सभी बातों के बारे में विस्तार से बात करने वाला हूँ, ठीक है। चलते हैं। सबसे पहले जो प्रथम प्रश्न पत्र है इसमें क्या है, उसके बाद जो द्वितीय प्रश्न पत्र है विषय का और तृतीय प्रश्न पत्र, तीनों पर बात करेंगे। जैसे अब नॉर्मली मैं एक बात करूं तो क्या है कि जो कुल जो है कितने नंबर का होता है, जो सहायक आचार्य है, ठीक है ना, कितने नंबर का रहता है उसका पेपर, तो वो रहता है कुल, ये मान लो आप प्रथम प्रश्न पत्र कितने का होता है, 75 अंक का। ये हो गए अंक और ये हो गए प्रश्न, और आते किसने 150 प्रश्न आते हैं इसमें, ठीक है ना। द्वितीय प्रश्न पत्र जो रहता है उसमें भी 75 प्रश्न आते हैं और 75 अंक का होता है और 150 प्रश्न आते हैं। और तृतीय जो है वो सामान्य अध्ययन का, ये दोनों जो रहते हैं ये विषय के रहते हैं, और तीसरा जो रहता है वो सामान्य अध्ययन का रहता है, ठीक है ना, सामान्य अध्ययन का रहता है। तो इसमें ये कितने का होता है, इसमें होते हैं जाएंगे। क्योंकि अगर आपकी तैयारी कम है, आपको नॉलेज कम है, आप वहां तक नहीं पहुंचे हैं, तो कोई साधारण भी अगर करवा रहा है तो आपको ओके लगेगा कि हाँ ठीक है। लेकिन आपका वहां तक लेवल पहुंच गया तो फिर जैसे, क्योंकि आपको जरूरत भी उतनी है इसलिए आप उतने पढ़े। अगर आपको लग रहा है कि नहीं कम है तो फिर आपको अपने आप पता चल जाएगा नहीं ये तो अच्छा नहीं हो रहा, थोड़ा और चलना चाहिए लेवल पर। ये बात ध्यान रखें कि ज़्यादा न पढ़े, बस ये ध्यान रख लें। ये बड़ा कम अंतर है ज़्यादा में और पूरे में, ठीक है ना। हम क्या पूरा के चक्कर में ज़्यादा पढ़ लेते हैं, याद कुछ होता नहीं है। तो याद करना जरूरी है, रिवाइज जरूर करते जाएं, ठीक है ना। उसके बाद आती है हमारे पास इकाई 4। अब 4 इकाई ये है, जैसे इकाई 4 आदि मध्यकाल पाठ, पृथ्वीराज राजसो का पद्मावती समय,
कबीर ग्रंथावली श्याम सुंदर दास आरंभिक 20 पद, साखियां गुरु को अंग और वीर्य को अंग, मीरा मुक्तावली नरोत्तम दास स्वामी की भ्रमर गीत सार, रामचंद्र शुक्ल 21 से 50 पद, जयसी ग्रंथावली नागमती वियोखंड, तुलसीदास विनय पत्रिका, ठीक है ना, बिहारी रत्नाकर, जगन्नाथ दास रत्नाकर, घनानंद कवित, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। अब ये सारी है। इनके लिए आपने क्या करना है कि अभी आपके पास समय है, ठीक है ना, तो बाद में तो आप इनके क्वेश्चन आंसर या वो करें, इनका सारांश लिखें, लेकिन अभी आपने इनकी व्याख्याएं पढ़नी है। और बाजार के अंदर इनकी जो है अलग अलग किताबें मिल जाएंगी, इनकी अलग अलग किताबें मिल जाएंगी। मैं आपको दिखा देता हूं, जैसे ये किताबें हैं, ठीक है ना, जैसे ये है अंधेरे में है, ये अकेली किताब है, ठीक है ना, ये विनय पत्रिका है, ये मीरा पदावली है, ये कबीर ग्रंथावली है, ठीक है ना, ये बिहारी रत्नाकर है। इस तरह से अलग अलग पुस्तकें मिल जाएंगी। तो वहां जाकर इनकी व्याख्याएं पढ़े। एक बात पढ़ ली व्याख्याएं पढ़ते वक्त एक रजिस्टर पास में रखें, उस रजिस्टर में जो अच्छी चीजें हैं वो चेक करते जाएं कि भी क्या क्या है, कैसे कैसे है। कोई अलग लग रहा है, अलंकार अलग लग रहा है, कोई भाषा से संबंधित लग रहा है, कोई बात ऐसी लग रही है जो उस पात्र की न होकर किसी और की हो सकती है, विरोधाभासी है, उनका आपको ध्यान रखना है। कहने से तात्पर्य है कि भ्रमर गीत सार के अंदर उद्धव और गोपियों का वार्तालाप चल रहा है। अब उद्धव और गोपियों के वार्तालाप से संबंधित कोई ऐसी बात है जो देखने में ऐसे लगे कि उद्धव की है, लेकिन वो उद्धव की न होकर किसी और की है, तो ऐसी बात को आप नोट करें। ये चीजें क्या, बाद में आप ज्यादा लंबा भी ना बैठ जाए कि ऐसे बैठ ही जाए, नोट्स बनाते जाएं, ठीक है ना, कुछ कुछ चीजें नोट करते जाएं, ठीक है ना। पहली बार कम से कम आपको ये करना ही होगा। पहली बार आप ऐसा न करें कि संक्षिप्त सार देखने लग जाएं, सारांश देखने लग जाएं, ऐसे मत देखिए, क्योंकि अभी समय है परीक्षा होने में। परीक्षा में ये सारा साल ही बीत जाएगा लगभग, ठीक है ना। आखिर में जाके कहीं परीक्षा होने वाली इतनी आसानी से, ये तो एक बार अपने को लड्डू दिया, परीक्षा इतनी जल्दी करवाने वाले नहीं है। तो ये आप ध्यान रखें कि सभी को एक बार आपने व्याख्याएं अच्छे से पढ़नी है और उनका सार भी बनाना है। और अगर ठीक है ना, रजिस्टर के अंदर जितना हो सकता है उतना आप उसके अंदर लिख लें, ठीक है ना, पद भी लिख लें, जो भी है कुछ उनके अंदर लिख लें, शब्दार्थ लिख लें। ऐसे कुछ शब्दार्थ ऐसे होते हैं जो किसी कंडीशन में याद नहीं होते, विरोधाभासी टाइप के शब्दार्थ होती हैं, तो वो भी आप लिख लें। फिर आती है गद्य की बात। अब जब गद्य की बात आती है इकाई 5, तो यहां भी समस्या क्रिएट हो जाती है। क्या हो जाती है कि आधुनिक काल, ये है आधुनिक काल। आधुनिक काल की बात करें तो आधुनिक काल में आधुनिक काव्य भी है और आधुनिक गद्य भी है। अब गद्य की बात करें, जैसे कमाइनी का कोई बात नहीं, चिंता सरदा सर गया, ये पढ़ लोगे आप, व्याख्या ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं है, पढ़ सकते हो, ठीक है ना। राम की शक्ति पूजा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की, ये भी पढ़ सकते हो। इसके अलावा आपने क्या करना है, इन सभी की एक तो भूमिका, कई बार क्या बाजार में ऐसी पुस्तकें उपलब्ध होती है जिनमें भूमिका नहीं होती है, ठीक है ना, ऊपरी ऊपरी, या फिर हमें कोई गाइड मिल जाती है, गाइड के अंदर राम की शक्ति पूजा तो दे रखी होगी, उसकी व्याख्या भी दे रखी होगी, लेकिन इनकी जो भूमिकाएं होती हैं वो नहीं दे रखी होती। और भूमिका इतनी महत्वपूर्ण होती है कि जितना इस पूरे में से क्वेश्चन आने के चांस होते हैं, उतना ही चांस उस भूमिका में से कोई 5 की, 10 की, 15 की, 20 पेज की ऐसे बड़ी बड़ी भूमिकाएं भी होती है, कुछ छोटी होती है, कुछ बड़ी होती है, तो वो भूमिका जरूर होती है। तो वो भूमिका वाला पेज, अगर आपके पास गाइड है तो कहीं से भूमिका वाला पेज कबाड़ लें, ठीक है ना। और नहीं तो किताब ही खरीद कर लाएं जिसमें भूमिका जरूर हो, ठीक है ना। ये आपने ध्यान रखना है किसी भी कंडीशन में, ठीक है। अब इसके अलावा क्या करना है कि इनमें से कुछ की जो होती है समीक्षा भी लेकर आए। समीक्षा में क्या होता है कि उसमें उसके बारे में बताया गया होता है कि वो क्या है, कैसे है। जैसे अभी मेरे पास ये है अंधेरे में का महत्व, डॉक्टर राजेंद्र कुमार की ये समीक्षा है, पूर्व विभागाध्यक्ष हिंदी विभाग इलाहाबाद विश्वविद्यालय, ठीक है ना। ये कोई स्मिथ प्रकाशन है इलाहाबाद की ओर से, लोक भारती प्रकाशन, यह समीक्षा है। तो इस समीक्षा में क्या बताया जाता है, इस समीक्षा में यह बताया जाता है कि इसमें वास्तव में क्या मतलब वो क्या कहना चाह रहे हैं, ठीक है ना। व्याख्या में केवल व्याख्या होती है, लेकिन कहना क्या चाह रहे हैं, तो वो सारी बात इससे क्लियर हो जाती है। तो सभी की समीक्षा नहीं, कुछ की ऐसे समीक्षा भी पढ़ ले और एक रीडिंग मार ले, और कुछ महत्वपूर्ण बातें तो वो बाहर निकाल ले, ठीक है ना। उसके बाद जैसे गोदान है, अब गोदान बहुत बड़ा है, अब हम क्या सोचते हैं कि सार पढ़ ले कहीं से, ठीक है ना। त्याग पत्र बहुत बड़ा है, सार पढ़ ले। महाभोज बहुत बड़ा है, सार पढ़ ले। अब ऐसा न करें, इनको
कम से कम एक बार तो पढ़े, अगर हो सकता है तो 2 बार पढ़ ले, नहीं तो एक बार पढ़े ही पढ़े। पूरा महाभोज लेकर आए, गोदान पूरा लेकर आए, त्यागपत्र पूरा लेकर आए और पूरा का पूरा पढ़ दें। पढ़ते वक्त एक काम करते जाएं कि जो भी पात्र आए उस पात्र को नोट करते जाएं और उसका परिचय भी थोड़ा बहुत नोट करते जाएं, ताकि आपके ध्यान में रहे कहानी में कौन कौन पात्र है, कौन कौन कैसा था स्वभाव। हो सके तो 2 बार, नहीं तो 1 बार कम से कम पढ़ना तो आपको 3-4 बार पड़ेगा भैया, ये भी बता दूं। लेकिन कुछ आप सारांश इसका बनाते जाएं, कुछ सारांश आपके पास कोई गाइड वगैरह या कुछ तरह तरह के नोट्स वगैरह आते रहते हैं, तो उनमें से कहीं ना कहीं से कुछ न कुछ आपको कबाड़ में मिल जाएगा, ठीक है ना। लेकिन ये पूरा जरूर पढ़ें। और पढ़ने के बाद एक बात और बता दूं, जैसे गोदान है, गोदान की बहुत सी समीक्षाएं आई हुई है, तो कोई समीक्षा भी पढ़े, गोदान की भूमिकाएं पढ़े, इनके बारे में अन्य विद्वान क्या कहते हैं वो पढ़े, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेगी, ठीक है ना। फिर आता है निबंध। निबंध कोई बात नहीं, श्रद्धा और भक्ति है तो उसको अच्छे से पढ़ ले ध्यान से। बड़ा टफ होता है श्रद्धा भक्ति में, आपको ये देखना है कि श्रद्धा का मतलब क्या है, भक्ति का मतलब क्या है। नाखून क्यों बढ़ते हैं, बहुत ही आसान सा हजारी प्रसाद द्विवेदी का। और इनके बारे में किसी प्रकार का कोई भी सारांश वगैरह न पढ़े, पूरे ही पढ़े, ठीक है ना। कहानियाँ उसने कहा था, प्रेमचंद है, ये सारी चीज़ें पढ़ने के बाद मेरी तिब्बत यात्रा, जैसे राहुल शंकरत्यान का है, ये रहा मेरी तिब्बत यात्रा, तो ये पूरी पढ़े। जैसे ये है मेरी तिब्बत यात्रा, महापंडित राहुल शंकरत्यान। और ये है त्यागपत्र, जनेंद्र कुमार जी का त्यागपत्र। ये छोटी छोटी किताबें, जैसे पूरी त्यागपत्र है, ये छोटी किताबें मिलती है। अब इसके अंदर क्या है मैं अभी देखता हूँ। इसमें ये भूमिका दे रखी है, ठीक है ना, प्रारंभिक भी दे रखा है। तो ये सारी चीज़ें जब भूमिका वगैरह दे रखी हो वही लेकर आए, दूसरा कोई लेकर ना आए। ये कहाँ का प्रकाशन है, ये प्रकाशन है भारतीय ज्ञानपीठ से प्रकाशित है ये, ठीक है ना, प्रकाशक भारतीय ज्ञानपीठ, ठीक है ना, भारतीय ज्ञानपीठ से प्रकाशित है। तो इस तरह की किताबें बाजार में 100% उपलब्ध होंगी, वो ले आए और पढ़ ले, इतना ज़्यादा समय नहीं लगता। ये जो होते हैं ना इजी वे में पढ़ी जाती है, एक बार पढ़े जरूर, पढ़ोगे ना तभी कहानी आएगी, नहीं तो ऑब्जेक्टिव वगैरह कितने भी देख लेना, बात बढ़ने वाली नहीं है, उस बात को तुम समझ नहीं पाओगे, ठीक है ना। ये कोई छोटी मोटी परीक्षा नहीं है, तुम है ना देश के सबसे बड़े शिक्षक बनने जा रहे हो, तो इतना आसान नहीं होता है। फिर रही बात, ये तो सारा इसका था भी, एक बार जरूर पढ़ें, ठीक है ना। फिर ऑब्जेक्टिव जरूर करें, ये भी जरूरी है। जितना ये जरूरी है उतना ऑब्जेक्टिव आज में आखिर में टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना, टेस्ट लेके आना, उनकी पीडीएफ वगैरह निकलवाना, या कोई किताब ऐसी लेके आना जिनके अंदर ऑब्जेक्टिव दिए हुए हैं। क्योंकि ऑब्जेक्टिव आएंगे तब हम समझ पाएंगे कि क्वेश्चंस कैसे आएंगे और कैसे उठ सकता है और इसका उत्तर क्या हो सकता है, ठीक है ना। नहीं तो हम पढ़ तो लेते हैं लेकिन उनका उत्तर दे पाने में सक्षम नहीं हो पाते हैं, किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं ये जान नहीं पाते हैं। तो ये दोनों चीज़ें एक दूसरे की क्या है, पूरक है। अब बात लेते हैं हम द्वितीय प्रश्न पत्र। द्वितीय प्रश्न पत्र जो है वो क्या है, साहित्य से संबंधित है। अब ये हम पढ़ते आते हैं किसमें, क्योंकि जब हम व्याख्याता की तैयारी करते हैं तब भी पढ़ते हैं, और वरिष्ठ अध्यापक में भी इतना तो नहीं होता लेकिन हम पढ़ते हैं। अब हिंदी साहित्य का इतिहास, लेखन की परंपरा, काल विभाजन, नामकरण, साहित्य इतिहास। अब इनमें क्या होता है, ये है लेखन परंपरा और आदिकाल है, ठीक है ना। इनमें क्या करते हैं कि बच्चे कभी कभी ज़्यादा सोचने के चक्कर में शुक्ल पढ़ने लग गए, ठीक है ना, नगेंद्र पढ़ने लग गए, हजारी प्रसाद द्विवेदी पढ़ने लग गए, बच्चन सिंह पढ़ लिया, गणपत चंद्र गुप्त पढ़ लिया, ठीक है ना, राम स्वरूप चतुर्वेदी पढ़ लिया, ठीक है ना। इस तरह से देखने लग जाते हैं। तो इस तरह से नहीं देखना है। अगर पढ़ना है, आदिकाल के लिए आपने पढ़ना है, तो या तो पढ़िए नगेंद्र, ठीक है ना। नगेंद्र में क्या है कि इन सब का सार दिया हुआ, सब ने क्या क्या कहा था। नगेंद्र एक प्रकार की गाइड ही है, ठीक है ना। तो आप नगेंद्र पढ़िए, और या पढ़िए रीतिकाल तक अगर कोई पढ़ना है तो शुक्ल पढ़िए। ज़्यादा बड़ा किताब नहीं है, छोटी सी किताब है शुक्ल की, ठीक है ना। ज़्यादा बड़ी किताब नहीं है, छोटी सी किताब है शुक्ल की, स्पीडली उसको पढ़ते जाइए, ठीक है ना। और इन दोनों के मिक्स से बाकी सबको पढ़ने की आपकी ज़रूरत नहीं है। और एक आपको एक बात और बता दूं भैया, एक आपको कोई न कोई जो आपको पसंद है, जिसका आपने कोर्स ले रखा है, जो आपको ले भी नहीं रखा तो कोई बात नहीं, जिसके या जहां आप कोचिंग पढ़ रहे हैं उनके नोट्स आपके पास होने चाहिए, या फिर कोई गाइड होनी चाहिए। दो चीज़ों में से, इन दो के अलावा एक चीज़ और होनी चाहिए, वो ये है कि या तो आप कहीं पढ़ रहे हैं तो उनके नोट्स, और या फिर कोई गाइड, अच्छे राइटर की कोई गाइड हो। उसमें क्या होता है कि जो गाइड होती है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी क्या कहते हैं, बच्चन सिंह क्या कहते हैं, गुप्त जी क्या कहते हैं, और रामस्वरूप चतुर्वेदी क्या कहते हैं, लक्ष्मी सागर वार्षणेय क्या कहते हैं, ठीक है ना, सुमन राजे क्या कह रहे हैं। तो ये सारी की सारी बातें वो कहीं न कहीं से छांट पीट के
लिखती हैं। तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। अगर वस्तुनिष्ठ पढ़ने है, अंत समय वस्तुनिष्ठ पढ़ने हो तो 7200 प्रश्न है, अपने संकुल मार्गदर्शन से वहाँ जाकर पढ़ सकते हैं। और अभी लगभग संकुल मार्गदर्शन के यूट्यूब चैनल पर इसके 100 से अधिक टेस्ट पड़े हैं प्रत्येक काल के व्याख्या सहित, तो वो भी आप देख सकते हैं जब भी आपको अवसर मिले। उसके बाद आती है भक्ति काल की। भक्ति काल की बात करें तो भक्ति काल के लिए भी मैं आपको वही कहूँगा कि आप इसके लिए नगेंद्र और शुक्ल का मिश्रण पढ़े, और तीसरी आप नोट्स या कोई भी गाइड देख ले। नोट्स गाइड तो पढ़ने उसके साथ नगेंद्र और शुक्ल पढ़ने हैं। अब आप सोचो नगेंद्र शुक्ल इतना भारी भी नहीं है, साथ साथ में आपने रट्टा इनके मार लो, इनमें से कोई भी एक चीज है, नोट्स या गाइड है उसके रट्टा मारो, ठीक है ना, रट्टा मार रहा है तो उसके रट्टा मारो और इनको पढ़ लो। इन दोनों को आप पढ़ के कोई अच्छी चीज लगती है तो पेज लगा के उसके अंदर ऐड कर दो। हाँ, चलते चलते मैं एक बात और बता दूं कि इस पेपर के लिए संकुल मार्गदर्शन पर एक टेस्ट सीरीज शुरू की गई है, नगेंद्र और शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास। सिर्फ 500 रुपये की टेस्ट सीरीज है और 100 टेस्ट करवाए जाएंगे और पूरा नगेंद्र और पूरा रामचंद्र शुक्ल करवाया जाएगा। और करने के बाद आपको पता चलेगा, अगर ट्रेलर देखना है तो आप YouTube पर जाके शुक्ल और नगेंद्र की क्लासें हैं, 20-20 टेस्ट जो है लगभग YouTube पर पड़े हैं, आप उनको देख लें। टॉपिक वाइज लगातार करवाए गए हैं। अगर पसंद हो तो बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। आपको मैंने जिस लेवल पर रामचंद्र शुक्ल और नगेंद्र करवाया उस लेवल पर नहीं होगा, हो तो मैसेज लिख देना कि हाँ सर है, एक बार मेरी क्लास देख लेना शुक्ल और नगेंद्र की और फिर बताना मुझे, ठीक है ना। फिर ये भी वही दोनों। फिर आती है रीतिकाल की बात। रीतिकाल की बात करें तो रीतिकाल के अंदर भी आपने वही नगेंद्र और शुक्ल, ठीक है ना। एक चीज और मैं बार बार बताता हूं, मतलब जो अच्छे अच्छे राइटर हैं वो भी हो सकता है मैं धोखा खा रहा हूं या फिर वो धोखा खा जाते हैं, कि बहुत से कथन है जो नगेंद्र के हिंदी साहित्य के इतिहास से होते हैं और वो ये कहते हैं कि ये नगेंद्र का कथन है, ठीक है ना। जबकि मैं आपको फिर से बता देना चाहता हूं कि वो नगेंद्र के कथन नहीं है। नगेंद्र का हिंदी साहित्य का इतिहास जो है वो डॉक्टर नगेंद्र और राम हरदयाल द्वारा संपादित किया गया है। उसमें जो बिंदु है वो अलग अलग साहित्यकारों ने लिखे हैं। जैसे रीतिकाल की बात करें तो डॉक्टर नगेंद्र ने भी लिखा है और डॉक्टर भगीरथ मिश्र ने भी लिखा है, ठीक है ना। भक्ति काल की बात करें तो भक्ति काल के अंदर सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है, उनका दिमाग नाम से निकले, मेरे एक नाम वाला फोल्डर थोड़ा सा गड़बड़ है, ठीक है। तो वो इस तरह से अलग अलग लोगों ने किया है। कि भाषा की बात करें तो भोलानाथ तिवारी ने लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो अलग अलग जो बिंदु है अलग अलग साहित्यकारों ने लिखा हुआ है। जैसे छायावाद के बाद की बात करें, उत्तर छायावाद काल की बात करें, प्रगतिवाद प्रयोगवाद की नई कविता की बात करें तो वो जो काल है वो रामदर्श मिश्र ने लिखा हुआ है। हम उसको मानते हैं कि डॉक्टर नगेंद्र ने लिखा हुआ है। डॉक्टर नगेंद्र ने लिखा हुआ, वो रामदर्श मिश्र का लिखा हुआ, डॉक्टर नगेंद्र ने संपादित किया है उन सबको, ठीक है ना। तो ये सारी बातें हमें ध्यान रखनी है नगेंद्र को पढ़ते वक्त कि बंदा कौन है, ये टॉपिक किसका है, ठीक है ना। तो वो उसका रहेगा, वो नगेंद्र का नहीं है। ये बातें आपने ध्यान रखनी है। यहां तक भी यही है इनके बारे में। और एक बात ध्यान रखें, अब जब इनमें पढ़ रहे हैं रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध, रीतिमुक्त, हालांकि क्लास लंबी हो रही है लेकिन मैं वो नहीं है, अभी आपको सहायकाचार्य की तैयारी कर रहे हैं आप बच्चे नहीं है, ठीक है। रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध, रीतिमुक्त, इसके अंदर मैं बार बार बताता हूं, यहां फिर मैं बता देना चाहता हूं कि रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध और रीतिमुक्त इन सब की विशेषताएं अलग अलग हैं। रीतिकाल की विशेषताएं अलग हैं, ठीक है, जो प्रवृत्तियां हैं। रीतिबद्ध की प्रवृत्ति अलग है, रीतिसिद्ध की प्रवृत्ति अलग है, रीतिमुक्त की प्रवृत्ति अलग है। ये आपने ध्यान देना है। रीतिकाल की बात करते हैं तो प्रवृत्ति में आता है कि प्रमुख रूप से श्रृंगार रस को जो है, ठीक है ना, महत्व दिया है, या वीर रस को भी महत्व दिया है। लेकिन अगर रीति मुक्त की बात आएगी तो वीर रस को महत्व दिया है लिखेंगे तो हम सोचेंगे कि वीर रस को महत्व दिया है, लेकिन क्या पूछ क्या रहा है, रीति मुक्त का पूछ रहा है। तो रीति मुक्त का पूछ रहा है, रीति मुक्त में कहां से वीर रस है, गणानंद बोधा आलम ठाकुर, ठीक है ना। तो कहने से तात्पर्य हमें ये ध्यान रखना है कि विशेषता हम जल्दबाजी में रीति काल समझकर गलत कर बैठते हैं। हमें ये ध्यान रखना है किसकी पूछ रहा है। रीति सिद्ध से संबंधित असंगत कथन है, रीतिबद्ध से संबंधित असंगत कथन है, रीति मुक्त से, इन बातों का ध्यान रखना है। फिर रीतिकाल को सारा पढ़ना है, सभी कवि पढ़ने हैं, लेकिन नगेंद्र में क्या दे रखा है, प्रबंध काव्य, मुक्त काव्य और नाटक ये दे रखे हैं। इन तीनों को जरूर पढ़ ले। प्रबंध काव्य, नाटक और मुक्त, इनका जरूर पूछते हैं कि संगत असंगत प्रबंध काव्य है या नहीं है, नाटक है या नहीं है, मुक्त काव्य है। तो इसमें से आपके दो चीजें पढ़नी है, एक प्रबंध काव्य पढ़ ले, एक नाटक पढ़ ले, बाकी सारे मुक्तक हो जाएंगे। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। फिर इसके अंदर क्या होते हैं कि सर्वांग निरूपक काव्य,
ठीक है ना। सर्वांग निरूपक काव्य जो है वो भी ध्यान रखने की, सभी अंगों का निर्वाह करने वाले काव्य कौन कौन से, जैसे ठीक है ना, सर्वांग निरूपक हो गया, और फिर उसके अलावा जैसे काव्यांगों का परिचय देने वाले, ठीक है ना, काव्यांगों किसी एक काव्य के अंग का परिचय देने वाले, विशिष्टांग निरूपक काव्य है, तो ये भी ध्यान रखने, इनका भी डिवाइडेशन किया हुआ है। वैसे मैंने तो पढ़ाया है, नगेंद्र वाला पढ़ा रहा हूँ, उसके अंदर सारा करवा दिया, रीतिकाल तक करवा दिया है नगेंद्र, ठीक है ना। विशिष्टांग निरूपक ये अलग अलग छांट ले। तो ये सारा जो मैटर मैं बता रहा हूँ, ये मैटर आप कितने पेज में छांट सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 5 पेज में, ठीक है ना। रीतिकाल है कम से कम 200 पेज का होगा, ठीक है, लेकिन ये 5 पेज पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि सर 5 पेज बताए थे, सर ने 5 में से क्वेश्चन आ गए, ठीक है ना, तो इनको अलग छांट ले, ठीक है। उसके बाद अपने देखते हैं रीतिकाल, इसके अंदर नगेंद्र शुक्ल और अपने नोट्स तैयार करें। अब आती है बात आधुनिक काल की। आधुनिक काल की जब हम बात करते हैं तो आधुनिक काल चौथी इकाई है, इसके अंदर क्या आता है, आधुनिक काल में हमें शुक्ल को नाम मात्र का पढ़ना है, शुक्ल को थोड़ा सा छोड़ देना है, कम यहां पढ़ना है नगेंद्र को, और नगेंद्र को भी उस तरीके से पढ़ना है कि कुछ बिंदुओं को, क्योंकि यहां बड़ा विशाल का सागर हो जाएगा यहां तक आधुनिक काल में आके, तो वो सारा पढ़ नहीं पाएंगे, क्योंकि उसके अंदर जैसे दे रखा है, आलोचनाएं दे रखी है, बहुत भयंकर रूप में आलोचनाएं दे रखी होंगी, निबंध बहुत बड़े रूप में दे रखे होंगे, पत्र पत्रिकाएं बड़े रूप में दे रखी हैं, तो वो सारी चीजें याद नहीं हो पाएंगी। ऐसी कंडीशन में हमें क्या करना होगा, हमें जो हमारे नोट्स हैं, ठीक है ना, जो हमारे नोट्स हैं या जो हमारी गाइड है उसको सुदृढ़ करना होगा, कि नगेंद्र में से पढ़ के अच्छी चीजें पेज पर लिखकर और नोट्स या गाइड के अंदर उनको लगाना होगा और उसको तैयार करना होगा, ताकि दोबारा ये न पढ़ना पड़े, इस जंजाल में दोबारा न पढ़ना पड़े, ये ध्यान रखना है। इसके अलावा आपने क्या करना है कि अगर आपके नोट्स या आपकी गाइड बच्चन सिंह है, ठीक है ना, रामस्वरूप चतुर्वेदी को ऐड करती है तो अच्छी बात है, नहीं तो बच्चन सिंह को यहां आपने ऐड करना है, बच्चन सिंह को, बच्चन सिंह को यहां आपने जरूर ऐड करना है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप प्रगतिवाद पढ़ रहे हैं, अगर आप प्रगतिवाद पढ़ रहे हैं तो आपने बच्चन सिंह और गणपति चंद्र गुप्त को जरूर पढ़ना है, बच्चन सिंह और गणपति चंद्र को जरूर पढ़ना है, ठीक है ना। ये बातें आपने ध्यान रखनी है। छायावाद आपका नगेंद्र का चल जाएगा, रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का साथ में पढ़ लेगी वो क्या कह रहे हैं, ठीक है। और मैं जो बता रहा हूं उनका मतलब ये नहीं होता कि इतिहास पढ़ने का मतलब ये नहीं कि आप लेके बैठ जाओ, ऐसे नहीं बैठना, ऐसे तो समस्या क्रिएट हो जाएगी। मतलब रामस्वरूप चतुर्वेदी का पढ़ने का मतलब ये है कि आप छायावाद आपने अपनी गाइड से पढ़ा, उसके बाद रामस्वरूप चतुर्वेदी में से स्पीड से, रट्टा नहीं मारना, स्पीड से 10 पेज 15 पेज का होगा या 2-4 पेज का ही होगा, ठीक है ना, स्पीड से एक रीडिंग मार दें, उसमें से कोई अच्छी चीज़ लगती है तो नोट करके उसके अंदर नोट कर दें, बस इतना सा काम करना है आपने, ठीक है ना, ज़्यादा नहीं। ऐसा नहीं कि सर ने कह दिया गणपति चंद्र गुप्त बच्चन सिंह इतने कैसे पढ़े जाएंगे, पढ़े तो जाते हैं सब कुछ, ठीक है ना, पढ़े जाते हैं। मैंने ये सारे 2-2 3-3 बार 4-4 बार पढ़ दिए हैं, ठीक है। पढ़ इसलिए दिए क्योंकि आप सभी विद्यार्थियों के लिए नोट्स बनाने के लिए और उनके लिए पढ़ते रहते हैं ताकि नई चीज़ दे दे, उस वजह से, लेकिन पढ़े गए। समय के साथ सब कुछ हो जाता है, लेकिन आपको इस जंजाल में नहीं फंसना है, आपको एक बार सहायक आचार्य बनना है, बाद में जब, और मुझे पता है कि जैसे सहायक आचार्य बनोगे वैसे आप पढ़ाने भी लग जाओगे, यूट्यूब वगैरह पे किताबों में नाम आने लग जाएंगे, क्योंकि ऐसा ही है सिस्टम। ये गद्य साहित्य, अब गद्य साहित्य में ये बड़ा खतरनाक वाला है, ठीक है ना। इसमें क्या होता है कि बच्चा पढ़ता जाता है, ठीक है ना, बच्चा क्या पढ़ता है, भारतेंदु काल पढ़ेगा, हिंदी गद्य का विकास पढ़ेगा, फिर भारतेंदु काल पढ़ेगा, अब भारतेंदु काल के नाटककार नाटक पढ़ेगा, अकेला भारतेंदु जी का जंजाल बन जाता है, ठीक है ना, इतना लंबा चौड़ा होता है। अब पता चलता है कि इतने सारे नाटक थे, 17 नाटक है, 17 नाटकों को पढ़ा, नाटकों के बारे में पढ़ा, बाद में पता चला किसी नाटक के बारे में किसी का कथन आ गया, इतना पढ़ने के बाद भी उत्तर फिर नहीं हुआ, ठीक है ना। यहाँ तक ठीक है, भारतेंदु काल, भारतेंदु युग तक भी हो जाएगा, पत्रकारिता भी हो जाएगी, सरस्वती पत्रिका भी हो जाएगी, भावेन्द्र प्रसाद द्विवेदी की भूमिका भी हो जाएगी, हिंदी उपन्यास का विकास और प्रमुख उपन्यासकार। अब प्रमुख उपन्यासकार की बात करें तो जैसे द्विवेदी युग आता है तो वहाँ से समस्या क्रिएट हो जाती है, बहुत लंबा चौड़ा मैटर हो जाता है, सभी उपन्यासों का सन और उनके बारे में जानकारी भी नहीं मिलती है, कहाँ से पढ़े, ठीक है ना। तो इसके लिए सिर्फ आपने नगेंद्र पढ़ना है और कहीं जाने की जरूरत नहीं है, नगेंद्र पढ़ने सिर्फ, ठीक है ना। नगेंद्र के साथ आपने क्या करना है कि इसमें से पहले जो पूछे जाते हैं पुराने पेपर निकाल कर उनको देखें कि उपन्यास और ये कहाँ से पूछे जा रहे हैं, उनको रट्टा मार लें और बाकी की रीडिंग मार लें, समझ गए। जैसे लक्ष्मी नारायण मिश्र हुआ, मोहन राकेश हुआ, ठीक है ना, और ये लक्ष्मी नारायण मिश्र 2-3 और ऐसे, तो ये जो मतलब ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है ना, सुरेंद्र वर्मा हो गया,
ठीक है। इनके जो ज़्यादा पूछे जाते हैं नाटककार, इन नाटककारों को या इन उपन्यासकारों को आप उठा लें और उनके बारे में। एक महिला जो होती है, महिलाओं को जरूर पूछें, एक बात है। फिर आप ये देखें कि आप एक लिस्ट निकालें हिंदी साहित्य का, हिंदी वो क्या बोलते हैं, ज्ञानपीठ पुरस्कार की और साहित्य अकादमी पुरस्कार की एक लिस्ट निकालें। अब उनमें से जिन उपन्यास को, जिस नाटक को, जिस निबंध को, ठीक है ना, और जिस आत्मकथा को, ठीक है ना, या अन्य किसी विधा को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला हुआ है, उस नाटककार को, उस उपन्यासकार को, उस निबंधकार को, उसको अच्छे से पढ़ें, उसकी सभी रचनाएं पढ़ें और उस रचना के बारे में भी डीप तक जाएं, जितना ज़्यादा हो सकता है उसके बारे में जो भी सामग्री है वो जरूर पढ़े। ये आपने ध्यान रखना है। पीछे रीतिकाल था, रीतिकाल के बारे में एक बात बताने भूल गया। रीतिकाल पढ़े सारा, लेकिन उसमें जो प्रमुख दे रखे हैं उनको अच्छे से डिटेल से पढ़ ले, जो नाम दे रखे हैं। इसी तरह यहाँ ये जीवनी है, आत्मकथा है, संस्मरण है, रेखा चित्र है, यात्रा वृत्तांत है, हिंदी साहित्य की पत्रकारिता परंपरा, ये सारी चीज़ें आपने ध्यान रखनी है और नगेंद्र से पढ़ने की कोशिश करें। वैसे शुक्ल में नाम मात्र का दिया, एक रीडिंग शुक्ल की मारे तो मार लें, क्योंकि अगर उसमें से पूछा जाएगा तो आपके लिए सोने पर सुहागा होगा, क्योंकि अंत में नाम मात्र का दिया हुआ गद्य साहित्य ज़्यादा लंबा चौड़ा है नहीं, तो वो आप एक रीडिंग में पढ़ सकते हैं वहाँ से। बाकी नगेंद्र से पढ़ें, उसके अलावा आपके नोट्स है या आपकी गाइड है, उन दोनों को सुदृढ़ कर ले और कुछ निकाल ले बिंदु कि ये मैंने अच्छे से पढ़ लेने इनको, बाकी मैंने रीडिंग मारनी है, और उसके जैसे जैसे समय मिलता जाए वैसे वैसे तैयार करते जाओ। कहने से तात्पर्य आपने पहले प्रमुख जिनके क्वेश्चंस पूछे गए हैं पीछे की भर्तियों में, उन प्रमुख नाटककारों को नाम नोट कर लें। अब आपने निकाल लिए कि 10 नाटककार ऐसे आपने निकाल लिए। अब इन 10 नाटककार पढ़ने आपने सारे हैं, लेकिन इन 10 नाटककार उनकी रचनाओं को थोड़ा सा अच्छे याद कर लें। लेकिन आपको लगा कि अभी समय और बच रहा है, तो फिर आप 10 से इसको 12 कर लें, फिर 13 कर लें, फिर 15 कर लें, इस तरह से इसको तैयार करते जाएं धीरे धीरे, ठीक है ना। तो इस तरह से आप इन सभी को बिंदुओं को तैयार कर सकते हैं। और इससे संबंधित और कोई किसी प्रकार के हिंदी विषय से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो, नोट्स से संबंधित, या फिर तो आप 63 771 24 802 यहाँ पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। वैसे संकुल मार्गदर्शन के नाम से अपना ऐप भी है, संकुल मार्गदर्शन के नाम से प्ले स्टोर से अपना ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। उस ऐप पर रीतिकाल की, भक्तिकाल की, हाथ से लिखे हुए बनाए हुए नोट्स, कलरफुल नोट्स बनाए हुए, उनकी पीडीएफ जो है वहाँ मैंने ऐप बनाया, उसके अंदर मैंने एक निःशुल्क का फोल्डर रखा है और उसको मैं दिन ब दिन भरता जा रहा हूँ। एक निःशुल्क का फोल्डर रखा है, उसको मैं दिन ब दिन भरता जा रहा हूँ, और प्रमुख रूप से मेरा उद्देश्य यही है कि निःशुल्क सामग्री आपको प्राप्त हो। वहाँ आपको पीडीएफ प्राप्त होगी। दूसरी, आचार्य शुक्ल और नगेंद्र के टेस्ट भी आपको वहाँ, वीडियो टेस्ट व्याख्या सहित वहाँ आपको प्राप्त होंगे निःशुल्क। तो आप ये ऐप डाउनलोड करके और वहाँ जाकर इनका लाभ उठा सकते हैं। अगर पसंद आए तो रख सकते हैं, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जो रिटर्नेबल है। कहने से तात्पर्य है कि ये वापस हो सकती है। वापस का मतलब ये है कि अगर आपको वहाँ लगे कि भैया ये शुक्लकार नगेंद्र का टेस्ट अच्छा नहीं है, तो वहाँ कोई पैसे नहीं लगने वाले, आप उसी वक्त ऐप को वहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं और शांति से रह सकते हैं, ठीक है ना। और अच्छा लगे तो वहाँ आपकी निःशुल्क सामग्री पड़ी है, आराम से देख लीजिए, ठीक है ना। इसी के साथ बहुत बहुत शुभकामनाएं। किसी प्रकार की कोई ज़रूरत हो तो इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, मैं प्रत्येक मैसेज का जवाब देता हूं, ठीक है ना। जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस बार आप सभी प्यारे बच्चे जो है सहायक आचार्य बने।